डियर स्टूडेंट्स, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो लास्ट लेक्चर है दैट इज़ आर्टिफिशियल किडनी और इट इज़ आल्सो नोन एज हेमोडायलिसिस। ठीक है, तो ये क्या होती है? देखो, जब किसी आदमी का रीनल फेल्यूर हो जाता है, किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो ही तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। या तो है आर्टिफिशियल किडनी या फिर दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। कोई सूटेबल डोनर से किडनी जो है वो किसी रिसिपिएंट पर्सन को यानी पेशेंट को जो है वो किडनी दी जा सकती है, यानी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। तो दूसरा जो हमारे पास ट्रीटमेंट है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हेमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। तो ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है? देखो, जब किसी आदमी की दोनों किडनी काम करना बंद कर दें, यानी यूरिन आउटपुट उसकी हाईली डिक्रीज हो जाए, या हम ये कहें कि यूरिन आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट निल हो जाए, तो ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं? एक मशीन है जिसको हम हेमोडायलाइज़र बोलते हैं। उस मशीन की हेल्प से उसका जो ब्लड है उसमें से ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है, टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट and introduction of desirable substances into the blood of the patient with the help of a machine which is called as hemodialyzer। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस क्या होती है? तो हेमोडायलिसिस जो है ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके जरिए डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंसेस करवाया जाता है अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किन सब्सटेंसेस का? मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट एंड यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द हेमोडायलाइजर इनटू द ब्लड। तो ब्लड में से पर्सन के यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं, उनको रिमूव किया जाता है और डिजायरेबल सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। ये जो अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक वो होती है, मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, इसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। और ये जो हेमोडायलिसिस होती है इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? तो ये जैसे एक सेटअप आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं कि ये पेशेंट है कोई जिसकी किडनीज जो हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। ऐसे पर्सन की ये आर्म में से रेडियल आर्टरी एंड रेडियल वेन, रेडियल आर्टरी में कट लगाया और उस कट एंड, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर के साथ ब्लड आता है, तो इस आर्टरी को के अंदर एक सेलोफेन मेम्ब्रेन विच एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सेलोफेन मेम्ब्रेन को क्या किया? इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ब्लड जो है उसको हम लेके जा रहे हैं इस रेडियल आर्टरी से इनटू ए मशीन। ये जो मशीन होती है इसको हम बोलते हैं हेमोडायलाइजर। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डायालाइजर। इसको हम बोलते हैं डायालाइजर, हेमोडायलाइजर, या इसको हम डायालाइजर बोलते हैं। डायालाइजर, LYSER,
डायलाइजर, जिसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन नॉर्मल प्लाज्मा ऑफ द ब्लड के जैसी होती है। तो ये यहाँ सॉल्यूशन जो है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वो इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर है। ठीक है, जब ब्लड यहाँ पे आता है तो इसके अंदर हम ब्लड एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ताकि ब्लड जो है वो उसकी क्लॉटिंग ना हो। और विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डायलाइजिंग मशीन। ये जो डायलाइजिंग मशीन है इसमें से इस सेलोफेन मेम्ब्रेन को जो है कन्वोल्यूटेड मैनर में गुजारा जाता है। कन्वोल्यूटेड मैनर में मतलब इसको जो है एक फोल्डेड मैनर में, ताकि सरफेस एरिया फॉर रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो सके। और इसी सेलोफेन मेम्ब्रेन का दूसरा एंड जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है इन दी वेन। ठीक है, यानी ब्लड पर्सन का रेडियल आर्टरी से निकाला गया, उसको इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में से हम जो है फ्लो करवा रहे हैं। और इसके इर्द गिर्द, सेलोफेन मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द क्या है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन हुज कंपोजिशन मैचेस विद द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा, एंड अल्टीमेटली the same blood is re-inserted into the patient through radial vein। हमारी जो ये आर्म्स और लेग्स में वेन्स और आर्टरीज होती हैं, these are called as radial artery and radial vein। तो ये रेडियल आर्टरी फ्रॉम रेडियल आर्टरी ब्लड रिमूव किया गया, और रेडियल वेन में यहां लिख सकते हैं टू रेडियल वेन, रेडियल वेन में इसको वापस इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, और साथ में यहां से क्या करते हैं, इसके अंदर ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग बाथ है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग बाथ। और ये है एक कंटेनर जहां पे फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसकी सिंथेसिस यहां पे हो रही है, और यहां पे ये कंप्रेस्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंसर्ट की जा रही है। कंप्रेस्ड एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर क्या है, कंप्रेस्ड एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से मूव करवाया जा रहा है किसके अंदर, इनटू द डायलाइजिंग मशीन। और जो यूज्ड अप, यानी जो यूज होता जाएगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन, या जो आप कहेंगे कि इम्प्योरिटीज जिसमें आती जाएंगी, उसको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये यूज्ड अप, ठीक है, या जिसको बोलेंगे डायलाइजिंग सॉल्यूशन विद इम्प्योरिटीज। तो ये जो इम्प्योरिटीज वाला डायलाइजिंग सॉल्यूशन है यहां से निकलता जा रहा है और फ्रेश इसमें ऐड होता जा रहा है। अब देखिए, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन एक्ट करती है एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब ये ब्लड इस ट्यूब में से गुजर रहा है तो इसकी मेम्ब्रेन एक्ट कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इस तरह के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, बेस्ड सब्सटेंसेस हैं, मेटाबॉलिक बेस्ड, वो बहुत ज़्यादा है। बाहर कंसंट्रेशन कम है, नॉर्मल प्लाज्मा जैसा सोल्यूशन है डायलाइजिंग सोल्यूशन, इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ ये बेस्ड मटेरियल कहाँ जाएंगे, इनटू द डायलाइजिंग मशीन, डायलाइजिंग सोल्यूशन। तो ये इसमें से बाहर जा रहे हैं, ब्लड में से बाहर जा रहे हैं। तो जब ब्लड में से ये सब्सटेंसेस निकलते जाएंगे और इस ट्यूब को घुमाया जाता है खूब ज़्यादा इसके अंदर, ताकि सरफेस एरिया जो है रिमूवल के लिए ज़्यादा मिल सके, तो मैक्सिमम बेस्ड मटेरियल यहाँ से क्या हो जाएंगे, दे विल एंटर इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो हमारा ये ब्लड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा,
विदाउट मेटाबॉलिक वेस्ट, और फिर इसको जो है बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद इसको वापस जो है रेडियल वेन में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि ब्लड वापस पर्सन की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में चला जाए। तो ब्लड नहीं उसका हमने लिया, उसका ब्लड उसके पास ही रहा, पेशेंट के पास ही रहा। सिर्फ किया क्या कि उसके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, इस सेलोफेन ट्यूब के जरिए जो है आर्टरी से निकाला, वेन के जरिए वापस डाल दिया, लेकिन बीच जब ये ट्यूब जो है हमने मूव करवाई फोल्डेड मैनर में इनटू द डायलाइजिंग मशीन और डायलाइजर जिसको बोल रहे हैं, तो वेरियस मटेरियल्स का डिफ्यूजन हुआ इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और यहाँ से प्लाज्मा जैसी जिसकी कंपोजिशन है ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन की, तो इससे यूजफुल सब्सटेंसेस इसके अंदर जाएंगे। तो ये जो एंटायर सेटअप है, ये एंटायर प्रोसेस है, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इस तरीके से हम किसी पर्सन की जिनको एक्यूट रीनल फेल्यूर हुआ होता है, ऐसे लोगों की लाइफ को थोड़ा प्रलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हेमो डायलाइजिंग, या जिसको हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, सेकंड मेथड है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखो, अगर किसी आदमी की किडनी खराब हो गई, या तो हेमोडायलिसिस करवाए वो, लेकिन जब कंटिन्यूस डायलिसिस होती है तो पर्सन में वीकनेस आती जाती है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो जो है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है, वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही थी। डेविड ह्यूम और जोसेफ कैली, डेविड ह्यूम और कैली ने ये बर्गिम्बम हॉस्पिटल बोस्टन में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था। ठीक है, इंडिया में इंडिया में अगर हम बात करें 1954 में, और इंडिया में सबसे पहले 1971 में CMC बिल्लौर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बिल्लौर में एक पेशेंट 35 इयर्स पेशेंट शन मुगन, इसमें सबसे पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में करवाया गया था। ठीक है, तमिलनाडु में है बिल्लौर, तो वहाँ पे अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं कि किसी सूटेबल डोनर से किडनी लेके पेशेंट की बॉडी में उसको प्लेस कर देते हैं। उसकी पहले वाली किडनी जो खराब हो चुकी हैं उनको एज सच रहने देते हैं, और किडनी को जो है वो जोड़ दिया जाता है विद दी यूरेटर्स के साथ। जो हमने फ्रेश किडनी डाली होती है किसी डोनर से, उसको जो है जोड़ देते हैं विद दी यूरेटर्स, और फिर आगे वो किडनी जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन डोनर कौन हो सकता है और उसकी सक्सेस रेट क्या है? तो डोनर या तो आइडेंटिकल ट्विन्स हो सकते हैं, यानी अगर कोई ट्विन्स हैं तो कोई पर्सन का किसी का अपना कोई ट्विन है तो वो फिर उससे प्रेफरेंस दी जाती है, यानी वो डोनर होना चाहिए। और बिटवीन दी आइडेंटिकल ट्विन्स अगर किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है तो इसको आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज आइसोग्राफ्ट। ये मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है। अगर बिटवीन दी ट्विन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो ये सबसे सक्सेसफुल रहती है। और दूसरा है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट यानी आइडेंटिकल ट्विन्स के अलावा आप किसी भी और पर्सन से लेते हैं अगर किडनी,
तो उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट। जब किसी दूसरे आदमी से किडनी लेते हैं, यानी जो आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, तो उसको एलोग्राफ्ट बोला हमने। अब जब भी कोई हमारे इम्यून सिस्टम में एक खासियत है, एक स्पेसिफिक फीचर है कि कोई बाहर से कोई चीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो जब हम किसी और पर्सन से किडनी लेंगे विच इज़ नॉट द आइडेंटिकल ट्विन, तो होगा क्या कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको ट्रीट करेगा एज फॉरेनर और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो उसको सुप्रेस करने के लिए कुछ इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स, कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनको हम इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें एक नाम आता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, तो ये साइक्लोस्पोरिन जो है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ये साइक्लोस्पोरिन दी जाती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या रहे, शांत रहे, यानी वो एंटीबॉडीज़ ना बनाए। लेकिन ये फिर खतरनाक भी होता है कि कई बार पर्सन को कोई और डिजीज़ हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रही है, तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सक्सेस रेट जो होती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, वो 20 ईयर्स रफली, हम कह सकते हैं 20 ईयर्स तक वो काम करती रहेगी, इवन मोर, अगर पर्सन प्रॉपर जो है जिसको बोलें कि केयर करे बॉडी की। जब भी एक रेसिपिएंट से किसी डोनर, किसी रेसिपिएंट को किसी डोनर से किडनी दी जाती है, तो 3 जो है हम ये कहेंगे कि फैक्टर्स हैं जिनकी मैचिंग की जाती है। और वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, डोनर और रेसिपिएंट के बीच में 3 फैक्टर्स की मैचिंग की जाती है। नंबर 1, ब्लड ग्रुप्स। एक तो जिससे किडनी ले रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, उसकी मैचिंग की जाती है, वो सेम होना चाहिए, तो रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिनको हम HLA बोलते हैं। HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हमारे WBCs के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये 6 होते हैं, इनमें से 3 हर एक आदमी अपनी मदर से इनहेरिट करता है और 3 फ्रॉम दी फादर। तो टोटल ये 6 होते हैं ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। जितनी डोनर और रेसिपिएंट के ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन आपस में मैच करेंगे, कितने करने चाहिए? तो मोर देन 3 से ज़्यादा मैच करने चाहिए। तो 4, 5, 6, अगर 6 के 6 मिल रहे हैं तो वो परफेक्ट मैचिंग है, और ऐसा होगा आइडेंटिकल ट्विन्स में। तो मोर देन 3 ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो हैं ये आपस में मिलने चाहिए। और दूसरा है लास्ट वाला, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि दोनों का ब्लड, डोनर का और रेसिपिएंट का थोड़ा सा ब्लड लेके आपस में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स किया जाता है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन। अगर रिएक्शन होता है तो फिर उसको जो है सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रांसप्लांटेशन करना है या नहीं करना। तो 3 ये फैक्टर्स हैं जिनकी मैचिंग जो है दैट इज रिक्वायर्ड प्रायर टू किडनी ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज ब्लड ग्रुप मैचिंग बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट, देन HLA विच आर 6 इन नंबर, तो उनकी मैचिंग होनी जरूरी है। देन एंटीबॉडीज, तो दोनों का ब्लड मिक्स करके एंटीबॉडीज जो है वो बनती हैं, कितनी बनती हैं, रिएक्शन होता है नहीं होता, तो इसको भी चेक करना। तो ये कुल मिला के आर्टिफिशियल किडनी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये 2 हमने टॉपिक अभी किए हैं। ये उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनीज जो हैं
उनका फेल्यूर हुआ होता है, यानी जिनमें रीनल फेल्यूर हुआ होता है, तो उनके लिए ये 2 हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।